अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह खुदा की ज़ात पाकिस्तान पर और अपनी रहमतें जो है वो आप पर भी जारी रखे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। शहर इक़्तिदार में अचानक हलचल है। इस हलचल के पीछे जो वजह है, वो ये बताई जा रही है कि मुमकिना तौर पर 28वीं आईनी तरमीम की आमद-आमद है। बताने वाले ये भी बताते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम में सरप्राइज़ का मजमूआ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जो काफ़ी दिलचस्प होंगी और सरप्राइज़ भी होंगी। इस तनाज़ुर में कल मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान मुलाकात हुई है और ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल और अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान वन टू वन मुलाकात हुई, जिसमें हसास सियासी अमूर पर खुलकर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद कश्मीर गिलगित-बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात के हवाले से अहम मुशावरत की गई है, जबकि पीपी और जेयूआई के दरमियान मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद पर भी संजीदगी से गौर किया गया है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से दोनों जमातों के मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जो मुमकिना इत्तेहाद की मज़ीद तफसीलात को हतमी शक्ल देगी। तो आने वाले दिनों में सरप्राइज़ मिलने वाले हैं और डेफ़िनेट जब हुकूमत काम कर रही है, तो जो जहाँ-जहाँ मसाइल है, उसको भी साथ-साथ ख़त्म करना। देखें ना, अब आईनी अदालत के बाद वो जो एक अदालतों के बाहर यूट्यूबरों का झमघटा लगा होता था और वो जो एक धमकियाँ लगाई जाती थी अदालत की तरफ से, अब उसका सद्देबाब हुआ है। ये कितना ज़रूरी था? 100 साल पहले आईनी अदालतें बन गई दुनिया के मुस्लिम मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये एक मसला है फीसा गौरस या फिर काला बाग डैम जैसा ही मसला बना हुआ था, जो कि अब हल हो चुका है। अच्छा जी, दूसरी तरफ खित्ते में जो जारी जंग है, बराह रास्त असरअंदाज हो रही है। यहाँ मुआशी मामलात को, मुआशी हालात को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेज़ हैं, हो रहे हैं। इस पर बात करते हैं कि ये तवक्का की जा रही है कि ये हफ्ता पाकिस्तान में शदीद मसरूफ़ गुज़र सकता है। बहुत सारी अहम शख्सियात की पाकिस्तान जो है वो मुतवक्का है, आमद है। पाकिस्तान का किरदार मज़ीद कितना उभर कर सामने आता है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि दोनों तरफ आगे जाके मैं आपको बताने लगा हूँ कि ईरान भी हमले कर रहा है और बड़े टकामे कर रहा है। अमेरिका और इसराइल भी बाज़ नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हल होने के करीब ही हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो आग भी बराबर की लगी हुई है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने मीडिया को एक जारी वीडियो बयान में कहा गया कि पासदार इनकलाब ने मुत्तहदा अरब अमारात में खुफिया मुकाम पर जारी अमरीकी फ़ौजियों की मीटिंग के मकाम को हदफ बनाया, जिसमें 37 फ़ौजी हलाक हो गए हैं। तर्जमान ईरानी फौज ने बताया कि खलीज फारस में इसराइली हुकूमत के तेल बरदार टैंकर एको आवन को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद इसराइली ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के 37 फौजी मारे जाना अमेरिका के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है, क्योंकि एक-एक फौजी का हिसाब देना पड़ता है अमेरिकी हुकूमत को। तो सदर ट्रंप के लिए ये 37 फौजी जो उसके मारे गए हैं, उसका हिसाब देना काफ़ी मुश्किल होगा। और साथ में जो इसराइली जहाज़ है, वहाँ से जो गुज़र रहे हैं, वो मतलब ये बात ठीक है। अगर इसराइली जहाज़ गुज़र रहे हैं या उसको निशाना बनाया गया है, तो फिर बात ठीक है कि जिस जहाज़ पर पाकिस्तानी झंडा लगा होगा, उसी जहाज़ को गुज़रने की भी इजाज़त होगी। इधर ट्रंप ने कौम से खिताब किया और कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर मज़ीद हमले करेंगे। अमेरिकी सदर ने अवाम से खिताब में ईरान जंग जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द तमाम फ़ौजी मकासद हासिल कर लिए जाएँगे। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए हुए 1 महीना हो गया है। 4 हफ्तों में अमेरिकी फ़ौज ने फैसला-कुन हमले किए हैं। हमने ईरान की नेवी, एयर फ़ोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया है। इनके कई लीडर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। रजीम ख़त्म हो चुका है। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी गई है। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा कि ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। अब ईरान खतरे में नहीं रहा। ईरान जंग के जो मकासद हैं तकमील के करीब हैं। मकासद के मुकम्मल तकमील तक जंग जारी रहेगी, अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बनाने का इशारा दिया है, धमकी दी है कि ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुँचा देंगे। अमरीकी सदर ने ईरान जंग में 13 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुज़ाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया गया, ताहम कोई शवाहद पेश नहीं किए गए। देखिए, ये पत्थर के ज़माने में धकेलना और बहुत सारी चीज़ें करना, ये आप एक तरफ से करेंगे तो दूसरी तरफ से भी ऐसा कुछ होगा। देखिए, यहाँ पर जिस तोते में
امریکہ کی جان ہے، اس طوطے کا وجود خطرے میں ہے اگر امریکہ یہ جنگ بندی کی طرف نہیں جاتا تو، کیونکہ ایران جو ہے وہ تو اب ایک ایسے جذبے سے جن کو موت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ان کے لیڈران جس طرح شہید ہو رہے ہیں، اور جو ان کے لیڈر اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ عوام میں کھلے عام پھر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، اور ان کا پورا ایک پلان ہے کہ اگلے 6 مہینے سال تک وہ لڑ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ امریکہ کے اس طوطے کی جان کا ہے جس میں امریکہ کی جان ہے۔ دوسری طرف ایرانی صدر نے کہا ہے کہ امریکی عوام کے نام انہوں نے ایک کھلا خط لکھا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایران امریکی عوام کے خلاف کوئی دشمنی نہیں رکھتا، جس میں انہوں نے ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنے کو تاریخی حقائق کے منافی قرار دیا، اور کہا کہ موجودہ حقائق سے بھی ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا مطابقت نہیں رکھتا۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنا دراصل طاقتور قوتوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کا نتیجہ ہے، تاکہ اسلحے کی صنعت کو جاری رکھا جا سکے، منڈیوں کو کنٹرول قائم رکھا جا سکے۔ انہوں نے امریکی عوام کو کہا کہ ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملہ در حقیقت ایرانی عوام کو نشانہ بنانا ہے، اور ایسے اقدامات کے اثرات ایران کی سرحدوں سے آگے تک پھیل سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے خط میں سوال کیا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ امریکہ اس جارحیت میں اسرائیل کے نمائندے کے طور پر شامل ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ فلسطینیوں کے خلاف اقدامات سے توجہ ہٹا سکے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایران کو 40 سال سے ایک خطرہ بنا کر پیش کیا گیا، لیکن 40 سال میں ایران نے کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کیا۔ عراق کے ساتھ اس کے مسائل رہے، وہ اس کے ایک پڑوس کے ملک کے ساتھ مسائل تھے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں تو انہوں نے امریکہ پر یا اسرائیل پر یا یو ای پر یا سعودی عرب پر کسی جگہ پر کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن اس کو ہمیشہ ہی ایک جسے کہتے ہیں مونسٹر بنا کر پیش کیا گیا تھا، اور آج اسی وجہ سے ہی وہ لڑائی جو ہے وہ جاری ہے۔ امریکہ کی دھمکیوں پر ایرانی مسلح افواج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا سخت رد عمل سامنے آیا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ ایرانی قوم اور مسلح افواج اپنے ہی ملک پر حملہ کرنے والوں کے پاؤں کاٹ دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایران نے کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایرانی پاسداران نے انقلاب کی ٹرمپ کی باتوں کو مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا کہ ایرانی قوم کے دشمنوں کے لیے آبنائے ہرمز نہیں کھولا جائے گا۔ ادھر ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ خطے میں میری ٹائم رجیم تبدیلی کی صورت میں ٹرمپ کا رجیم چینج کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ ابراہیم عزیزی نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بولے آبنائے ہرمز یقینی طور پر دوبارہ کھلے گا، لیکن آپ کے لیے نہیں کھلے گا، وہ کھلے گا ضرور لیکن ایران کی شرطوں پر کھلے گا۔ دیکھیں میں پھر یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں، پاکستان کے سابق ڈکٹیٹر صدر ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ آبنائے ہرمز جس کے کنٹرول میں ہوگا وہی آگے جا کر ہے اس خطے کی اکانومی کو کنٹرول کرے گا، اور وہ بات ٹھیک ہوگی ہے۔ سہیل احمد صاحب کے بولے ہوئے چند جملے جو وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے، ان کو متنازع بنا کر مذہبی منافرت اور ان پر جس قسم کا ان کے خلاف ایک پروپوگنڈا کیا گیا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ بہت سارے لوگوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، اور جو سہیل احمد صاحب ہیں ان کی وضاحت کو بہت سمجھا کہ وہ جو وضاحت کر رہے ہیں یا وہ جو کہہ رہے ہیں ان سے ہو سکتا ہے مشہور ہونے میں اور بدنام ہونے میں دو لفظ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن سہیل احمد صاحب جو ہیں وہ فلو میں اس ایک ہی لفظ کو ایک ہی جگہ پر استعمال کر گئے ہیں۔ جہاں پر انہیں حضرت حسین کو علیہ السلام کو مشہور کہنا تھا اور یزید کو بدنام کہنا تھا، وہاں پر دونوں کو مشہور کہہ گئے، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ حسینی قافلے میں شامل ہونا ہے، یہ یزیدی قافلے کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ یہاں پر کسی سیاستدان کی بات نہیں کی گئی، یہاں پر کسی اور کی بات نہیں کی گئی۔ اب اس کو جوڑ دیا گیا سیاست سے، اور اس کو جوڑ دیا گیا مذہب سے۔ مذہب سے جوڑا گیا کہ انہوں نے حضرت امام حسین اور یزید کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا، جو کہ ایک خطرناک بات ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کا ایمان ہے، آج کا اسلام زندہ ہی حضرت امام حسین کی شہادت سے ہوا، تو ان کے مقابلے میں تو دنیا کی کوئی طاقت آ سکتی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں یزید نے جو کیا وہ کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن سمجھانے کے سٹائل میں اگر کسی جگہ پہ کوئی ایک لفظ اوپر نیچے ہو گیا تو اس کا مقصد وہ نہیں تھا جو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو بہت سارے یوٹیوبر ہیں، بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ سہیل احمد صاحب کی جان کو کوئی نقصان پہنچے۔ اب سہیل احمد صاحب کی پرانی جو ہے ویڈیو وہ نکال کے لگائی جا رہی ہیں۔ اب ویڈیو میں کیا نکال کے لگایا جا رہا ہے؟ وہ کسی انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گجرانوالہ سے ہم چھوٹے ہوتے تھے آتے تھے تو ہم لوگ جیسے ہی لاہور میں انٹر ہوتے تھے تو ہمیں اتفاق فاؤنڈریز کے بورڈ نظر آتے تھے، تو ہمیں لگ جاتا تھا پتا کہ لاہور شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر جب ہم قصور کی طرف ٹرین پہ جاتے تھے تو جو آخری بورڈ ہوتا تھا اتفاق فاؤنڈریز کا، تو ہمیں پتا لگتا تھا کہ لاہور ختم ہو گیا۔ اس کو بھی اس سے منسلک کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف یا مسلم لیگ نون کے ترجمان ہے یا کچھ ایسی چیز ہے۔
हालाँकि वो एक कमाल के एक्टर हैं। 20 से 25 साल पहले सुहेल अहमद ने डिसीजन लिया कि जो थिएटर पे किया जा रहा है, वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। आज से 20 से 25 साल पहले उन्होंने थिएटर इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ पर गाली का कल्चर आ गया, वहाँ पे डांस का कल्चर आ गया। वो जो एक पॉजिटिव एंटरटेनमेंट होती थी, वो नेगेटिव तरफ चली गई। वो अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ से निकले और आज तक उस एंटरटेन वाले जो बेहूदगी वाले हिस्से में नहीं गए। इतने बड़े सुहेल अहमद साहब हैं। सुहेल अहमद साहब अगर एक्टर ना होते, तो एक बहुत बड़े फिलॉसफर होते, एक बहुत बड़े शायर होते और ये उनकी फैमिली में मतलब है भी, शायर भी हैं उनके वालिद साहब। उनकी फैमिली में तदरीस से अमल से भी मतलब वाबस्ता हैं और वो एक पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनको आज भी बुजुर्ग समझता हूँ, आज भी उनको दरवेश समझता हूँ और सुहेल अहमद साहब की जो खिदमात है ना अपने साथियों के लिए, उन फनकारों के लिए जो ज़िंदगी की रेस में पीछे रह जाते हैं और ज़रूरतमंदों का ख़्याल रखने में, मेरे ख़्याल में सुहेल अहमद साहब एक बड़े इंसान हैं। तो ये जो लोग इनके पीछे चढ़े हुए हैं, उनसे गुज़ारिश है कि बस कर दें, खुदारा बस कर दें। ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है जिसको आप बार-बार पेश कर रहे हैं। इस वक़्त आबनाए हरमज़ जो है वो एक जैसे कि है एक हैबत का निशान बना हुआ है कि वहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुज़र सकता। अगर ईरान ने 2 जहाज़ गुज़रने की इजाज़त दी है, तो तीसरा जहाज़ उस तरफ रुख भी नहीं करता क्योंकि उनको पता है वो अपनी मंज़िल मकसूद तक नहीं पहुँच सकेगा। ऐसे में हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, उनकी डिप्लोमेसी की वजह से 20 जहाज़ जिनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और वो गुज़र जाएँ। मेरे ख्याल में दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, इससे बड़ी इज़्ज़त वाली, इससे बड़ी एहतराम वाली कोई और बात नहीं हो सकती कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है, जिसका झंडा जो ग्रीन फ्लैग है, जिस जहाज़ पर लगा होगा, उसको कोई नहीं कुछ कहेगा और वो निकल जाएगा। दुनिया में एक मुल्क है, वाहिद मुल्क है। ये जो ग्रीन झंडे की इज़्ज़त वाली बात की जाती थी, ग्रीन पासपोर्ट वाली बात की थी, आज शहबाज शरीफ साहब ने, आज सैयद हाफ़िज़ आसिम मनीर साहब ने और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो कि दुनिया के हर टीवी चैनल में इस वक़्त टॉक ऑफ टाउन है, इसहाक डार साहब जो उनकी डिप्लोमेसी की वजह से मुकम्मल हुआ है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि खलीजी ममालिक और ईरान आमने-सामने ना आएँ। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान आमने-सामने ना आएँ। इनमें जंग शुरू ना हो क्योंकि फिर असला बेचने वाले इस जंग को बढ़ावा देंगे। वो कोशिश भी कर रहे हैं कि ये जंग में आमने-सामने आ जाएँ ताकि वो अपना असला बेच सकें। क्या सऊदी अरब जंग अफ़ोर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ईरान मज़ीद जंग अफ़ोर्ड कर सकता है? हरगिज़ नहीं। क्योंकि जहाँ एक भी जान का नुकसान हो, वहाँ जंग कोई भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। क्या दुबई जैसा मुल्क जंग अफ़ोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारी जो कोशिश है कि हम किसी तरह से इस जंग को रोकें और इस जंग को रोकने के लिए आइंदा आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में एक बड़े मेहमानों की आमद जो है वो मुतवक्का है। ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी। अगर ये मेहमान आते हैं, एक टेबल पर बैठते हैं और जो-जो 5 जिस तरह अभी ईरान ने पाकिस्तान ने और चाइना ने 5 निकाती एजेंडा जो है वो पेश किया है, जिसके मुताबिक जंग फौरन रुकनी चाहिए। अबनाए हरमज़ का हल निकलना चाहिए, इंसानी जानों का ज़ाया नहीं होना चाहिए। जहाँ ये नुकसान हुए हैं, वहाँ पर अमदादी काम वालों की पहुँच होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आइंदा आने वाले दिन नज़र आएँगी कि पाकिस्तान का जो किरदार है, वो किरदार मेरे ख़्याल में तारीख़ में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ना कि इस खित्ते की, बल्कि दुनिया की मईशत, दुनिया में इंसानों की जान बचाने और तीसरी आलमी जंग रुकवाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बड़ा दिल खुश होता है, एक तरफ जंग तो लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के किरदार के बारे में, पाकिस्तान के बारे में अक्सर खबरें आती थी, टेररिस्ट चले गए, टेररिस्ट आ गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान दुनिया की जंग खत्म करवाने जा रहा है, पाकिस्तान दुनिया की मईशत बताने जा रहा है। अल्लाह पाक को अपने आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते हैं, अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।